हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। कैसे हैं दोस्तों आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, है ना दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग जानते हैं, आप लोग जानते हैं कि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में भी दोस्तों हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ शुरू किए हैं। उसमें भी दोस्तों हम लोग अगर बात करें तो काफ़ी कुछ हो गया। अभी अगर हम लोग कल की बात करें तो कल हम लोग ने लास्ट में दोस्तों पोर्ट्स यानी बंदरगाह शुरू किया था, है ना। उसकी एक क्लास हुई है। और अगर हम उससे पहले की बात करें तो दोस्तों हम लोग लेक्स पढ़ रहे थे। लेक्स में दोस्तों हम लोगों ने 3 क्लासेस पढ़ी हैं। वो हम लोगों ने उसको ख़त्म करने के बाद हम लोग पोर्ट्स शुरू किए हैं। और पोर्ट्स अगर आज देखते हैं ख़त्म हो जाता है कि, वरना कल एक क्लास अगर लेनी पड़ी तो लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते ही आप लोग बहुत डिटेल से कर रहे हैं। तो अगर आज हो गया तो हो गया, वरना कल भी एक क्लास हो सकती है। फिर इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो अंतर्देशीय जो जलमार्ग होते हैं, ठीक है ना, जो राष्ट्रीय जलमार्ग हैं उनको करेंगे। देन इसके बाद फिर और देखते हैं कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो पढ़ लें, क्योंकि हम लोग सोच रहे हैं कि क्लाइमेट पढ़ाने, क्लाइमेट पढ़ेंगे, यानी जल भारत का मानसून पढ़ेंगे। मानसून, सॉरी दोस्तों, क्लाइमेट तो जो होता है वर्ल्ड का होता है, हमारे यहाँ तो मानसून सबसे उसको अभिहित किया जाता है। तो हम लोग दोस्तों मानसून पढ़ेंगे। बट हम सोच रहे हैं उससे पहले जो जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसके इंडियन ज्योग्राफी को, वो ख़त्म कर लें। इसके बाद देन हम लोग जाएँ दोस्तों किस पर दोस्तों, तो क्या कहते हैं, मानसून। क्योंकि मानसून दोस्तों फिर जब पढ़ने बैठेंगे तो सिर्फ हम सोच रहे हैं वही टॉपिक बचे। इसके पीछे का अगर कोई भी क्वेश्चंस कहीं से भी आता है तो आपका हो जाए और सारे टॉपिक्स आपके हो जाए, इसीलिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हाँ दोस्तों, अगर कोई भी मेरी चैनल पर अगर नया जुड़ा हो दोस्तों तो उसका मेरी चैनल पर स्वागत है दोस्तों। और हाँ, क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को पहले तो दोस्तों जो नए हैं उनको बने रहना है, रुकना है, देखना है वीडियो। देन अगर आपको अच्छी लगती है तो दोस्तों आगे आप कंटिन्यू करें, देन अदरवाइज यू कैन, है ना। बहुत मतलब हर कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि आप तो भाई स्वतंत्र हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो हम लोग पहले जो, जैसे मेरे पढ़ाने का अगर पैटर्न मैंने आपको बताया कि पहले जो हम लोग क्या करते हैं कि जो पहले पिछली क्लास में हम लोग ने पढ़ के आया है उसको पहले हम लोग रिवीजन करते हैं। देन फिर उसको कंटिन्यू करते हैं आगे, उससे आगे का जो भी आज पढ़ना रहेगा। तो यानी हम लोग लिंक करने के लिए क्या करते हैं, पहले पिछला जो पढ़ा है उसको रिवीजन, एक बार 2 मिनट लगता है रिवीजन करने में। इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर हम रिवीजन की बात करें तो दोस्तों हम लोग कल पढ़ रहे थे पोर्ट यानी दोस्तों बंदरगाह, ठीक है दोस्तों, पोर्ट यानी बंदरगाह। पोर्ट यानी दोस्तों बंदरगाह को पढ़ रहे थे। तो अगर हम बंदरगाह की बात करें तो बंदरगाह में दोस्तों हमने बताया था कि ये किसका विषय है दोस्तों, तो मैंने बताया ये समवर्ती सूची का विषय है। मैंने बताया दोस्तों कल आप लोगों को ये याद रखना है, कनकरेंट लिस्ट का, है ना, ये कनकरेंट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है ये दोस्तों यानी विषय है। दूसरा इसके बाद मैंने बताया था कि इसको राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार दोनों द्वारा संचालित किया जाता है बंदरगाहों को। क्या केंद्र सरकार, अब केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय मैंने बताया था, तो जहाज रानी मंत्रालय दोस्तों उसको संचालित करता है। और राज्य सरकारें इसको और बता दूं, ये भी बता दूं कि केंद्र सरकार जो है किसको संचालित करती है, 13 बड़े जितने बंदरगाह हैं उनको संचालित करती है। और छोटे छोटे जो नदी बंदरगाह हैं, जो नदियों बने हैं या किसी छोटे छोटे बंदरगाह हैं, उनको दोस्तों क्या करती हैं, उसको राज्य सरकारें संचालित करती। कल मैंने ये दोस्तों बताया आपको। फिर मैंने आपको बताया था कि बंदरगाह एवं पत्तन दोनों का, देखो अगर इनकी इंग्लिश वर्ड अगर आप पढ़ेंगे तो पोर्ट के लिए, सॉरी, बंदरगाह एवं पत्तन दोनों के लिए पोर्ट शब्द आता है इंग्लिश में। बट हिंदी में अगर देखा जाए तो बंदरगाह और पत्तन दोनों अलग अलग, दोनों की थोड़ी मीनिंग है। बंदरगाह किसे बोलते हैं, जहाँ पर जहाज आके रुकते हैं, ठीक है ना दोस्तों, उस स्थल को दोस्तों बंदरगाह बोलते हैं। और जहाँ पर उस सामान को, मतलब बंदरगाह से जो उतारा गया सामान या पूरे देश से लाया गया सामान जहाँ पर रखा जाता है उसको और दूसरे देश में भेजने के लिए। अब बंदरगाह का मैंने बताया था क्या काम है, आयात निर्यात का संचालन होता है यहाँ से। तो मान लीजिए कोई सामान आयात होकर आया, तो सामान आयात होकर आया जहाँ पर मान लीजिए पोर्ट पहले रुकेगा, तो जहाँ पोर्ट रुका उसको बंदरगाह बोला। और उसमें जो सामान था उस सामान को उठाकर अगर किसी जगह पर इकट्ठा रखा जा रहा तो उसको पत्तन बोलते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसी तरह अगर हम बात करें निर्यात के लिए कोई सामान मान लीजिए, तो पूरे देश से सामान उस बंदरगाह पे आएगा, जहाँ से जो इंपॉर्टेंट सामान है उसको वहाँ उस जिस जगह पे रखा जाएगा उसको पत्तन, और फिर उठा के उसको जहाज में रखा जाएगा और जहाज जहाँ से निकलेगा उसको बंदरगाह। तो ये दो कुछ बेसिक टर्म थे दोस्तों, दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने बता दिया दोस्तों, ठीक है। तो कल मैंने ये बताया था। फिर मैंने बताया था केंद्र सरकार, हमारे यहाँ कितने 13 बड़े
एवं 200 से अधिक छोटे छोटे बंदरगाह हैं। तो बड़े जो 13 बंदरगाह है उनका संचालन दोस्तों केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय, तो दोस्तों जहाजरानी मंत्रालय, ये मैंने कल बताया। फिर जो 2 से छोटे छोटे बंदरगाह हैं उनमें, ठीक है ना, और जो छोटे छोटे बंदरगाह हैं उनका संचालन दोस्तों राज्य सरकार करती है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि जो बंदरगाह है वो समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें राज्य सरकार दोनों और केंद्र सरकार दोनों बंदरगाहों को संचालित करती है। तो ये कुछ चीज़ें हो गई। इसके बाद फिर मैंने बताया था कि हम लोग को दोस्तों बड़े बड़े 13 बंदरगाहों को पढ़ना है, छोटे छोटे बंदरगाहों के बारे में डिटेल्स हमको नहीं पढ़नी है, 13 बड़े बंदरगाहों को पढ़ना है। तो उसमें उसी क्रम में दोस्तों हमने कल बात की थी। चलिए दोस्तों हम बताते हैं। तो जैसे कि हमने बताया था कि बंदरगाह, तो मैंने बताया कि बंदरगाह कहाँ होंगे, समुद्र के तटीय वाले स्टेट पर होंगे। तो हमारे भारत में कितने तटीय राज्य हैं, मैंने जब पॉलिटिकल पढ़ाया तो आपको बताया है कि 9 तटीय राज्य हैं। मैं आपको पढ़ाता दिखाता हूँ, देखो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। जिस यहाँ पे दोस्तों हमको इसकी ज़रूरत है और ऊपर से बना देता हूँ, क्योंकि ऊपर का बनाऊँगा नीचे का नहीं, नीचे का बनाऊँगा ऊपर का नहीं बनाऊँगा, क्योंकि यहीं से ज़रूरत है तो यहीं का बनाऊँगा। सॉरी दोस्तों, कभी कभी क्या होता है ना कि बनता ही नहीं है जल्दी। ये दोस्तों हमारा हो गया इधर का, ठीक है। ये हमारा प्रायद्वीप भारत है। प्रायद्वीप भारत में दोस्तों 9 तटीय राज्य हैं। कौन कौन से दोस्तों, तो देखिए तटीय राज्य कौन कैसे कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जानते हैं अरब सागर है दोस्तों, अरब सागर है, कल मैंने बताया। फिर यहाँ पे दोस्तों हिंद महासागर है, ठीक है दोस्तों। और फिर इधर बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी है, ठीक है दोस्तों। तो यहीं पे अब बंदरगाह है। स्थल वाले भाग में तो कोई बंदरगाह नहीं, क्योंकि समुद्र से आयात निर्यात के लिए जो हम लोग जिसका यूज़ करते हैं वो बंदरगाह है। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो हमारे भारत में 9 तटीय राज्य हैं। एक जैसे गुजरात हो गया, दूसरा दोस्तों महाराष्ट्र हो गया, तीसरा दोस्तों यहाँ पे छोटा सा गोवा है, चौथा फिर दोस्तों यहाँ कर्नाटक है, फिर 5वां दोस्तों केरल है, ठीक है, केरल है, फिर तमिलनाडु है, फिर यहाँ पे दोस्तों आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा, फिर ये पश्चिम बंगाल। तो ये 9 तटीय राज्य हैं दोस्तों जिनपे बंदरगाह पाया जाता है। और दोस्तों एक केंद्र शासित प्रदेश में भी बंदरगाह है, जो उसकी राजधानी के नाम पर ही, पोर्ट ब्लेयर उसकी राजधानी है, और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अभी 2010 में बनाया गया उसको। तो दोस्तों ये रिसेंटली बनाया गया बंदरगाह है, ठीक है दोस्तों। तो उसको मिला के दोस्तों 14 बंदरगाह हो जाते हैं, बट उसको अभी तक बड़े बंदरगाह की श्रेणी में बताया तो गया, बट उसको अभी जो सरकारी डॉक्यूमेंट है उसके हिसाब से भी उसको नहीं कहा गया है। तो इसी तरह हम लोग जो पढ़ते हैं तो 13 बड़े बंदरगाहों को पढ़ते हैं, बट इसको एक ये भी पढ़ लेते हैं इसमें, क्योंकि ये बनाया गया 2010 में, तो इसको कभी भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गए बंदरगाह, ये 9 राज्य, यानी भारत के जितने भी बंदरगाह होंगे वो इन्हीं राज्यों में होंगे। 9 ये तटीय राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो अगर हम बात करें दोस्तों, कल हम लोग ने दोस्तों इसमें सारी चीज़ें देख ली थी कि कौन सा बंदरगाह किस राज्य में है। तो जैसे अगर मैं बात करूं, कल मैंने यहाँ बताया, तो ये यहाँ पर कच्छ की खाड़ी के पास में दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों आपको पढ़ना है एक बंदरगाह, कौन सा दोस्तों, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह है जो कच्छ की खाड़ी पर दोस्तों यहाँ पर ऐसे बना, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों दूसरा दोस्तों मैंने बताया था, यहाँ पे दोस्तों आपको मुंबई बंदरगाह पढ़ना है। कौन सा दोस्तों, मुंबई बंदरगाह, मुंबई। फिर इसी के जस्ट नीचे दोस्तों बनाया गया है एक, कौन सा दोस्तों, नावा सेवा बंदरगाह। कौन सा, नावा, इसी के भार को कम करने के लिए, क्योंकि मुंबई जो बंदरगाह है ये बहुत प्राचीन, मतलब आधुनिक काल से ही दोस्तों इसका बहुत ज़्यादा, जब जो ब्रिटेन जब से यहाँ आए हैं तब से इसका यूज़ कर रहे हैं। 1672 ईस्वी इसको बनाया ब्रिटेन ने। इसके बाद से ये 18वीं सदी में दोस्तों इसे सूरत जो था, यहाँ सूरत था, इसके नगर को पछाड़ के, मतलब सूरत जो बंदरगाह था उसको पछाड़ के, अब आधुनिक काल में पढ़ते हैं, मतलब उसको पीछे छोड़कर दोस्तों इसका महत्व बढ़ गया था। तो इसीलिए नावा सेवा बंदरगाह मैंने बताया मुंबई के भार को कम करने के लिए बनाया गया था। और इसका एक नया नाम दोस्तों मैंने बताया जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है। अभी पढ़ेंगे, अभी लिखेंगे, इसमें और भी चीज़ें हैं, आज वही वाला काम करना है। फिर इसके बाद दोस्तों एक गोवा है, यहाँ पे छोटा सा राज्य, ये यहाँ पे मान लीजिए गोवा राज्य है, और गोवा राज्य में ही एक छोटा सा दोस्तों बंदरगाह है। गोवा राज्य बाहर से नहीं बनाऊंगा मैं, अंदर से बनाता हूँ, यहाँ से ऐसे, ये गोवा राज्य हो गया, छोटा सा है दोस्तों, ठीक है। और यहीं पे दोस्तों एक बंदरगाह है मरमू गोवा। कौन सा दोस्तों, मरमू गोवा, ठीक है दोस्तों। इसी के फिर नाम याद रखने की बहुत अच्छी, जो पीछे गोवा, तो वो गोवा स्टेट में, ठीक है दोस्तों।
फिर इसी के बाद कर्नाटक, कर्नाटक में दोस्तों एक स्थल है न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर में ही एक बंदरगाह है, न्यू मंगलोर बंदरगाह। कौन सा दोस्तों? न्यू मंगलोर बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, ये बंदरगाह है। और फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कोचीन बंदरगाह है। ये कहाँ पर दोस्तों? केरल में। केरल में दोस्तों एक बंदरगाह पढ़ना है हमको, पढ़ा है दोस्तों हम लोगों ने कल, कोचीन बंदरगाह। फिर इसके बाद दोस्तों तमिलनाडु है यहाँ पर, तो तमिलनाडु में यहाँ पे दोस्तों एक बंदरगाह है दोस्तों तूतीकोरिन। तूतीकोरिन बताया कल मैंने यहाँ पे दोस्तों आपको। ठीक है, फिर दोस्तों यहीं पे दोस्तों एक बंदरगाह एन्नोर बंदरगाह दोस्तों, आज इसके बारे में लिखना है थोड़ा बहुत। फिर मैंने कल यहाँ पे आपको बताया था दोस्तों कौन सा? चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। फिर ये हम लोग इसके बाद, ये तो तमिलनाडु की बात हो गई। ये तीनों दोस्तों कहाँ पर है? तमिलनाडु में। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते हैं हम लोग आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में एक बंदरगाह पढ़ा हम लोग दोस्तों विशाखापत्तनम। कौन सा दोस्तों? विशाखापत्तनम, पत्तनम। फिर इसके बाद दोस्तों आंध्र प्रदेश के बाद दोस्तों उड़ीसा आते हैं यहाँ पे, तो ये उड़ीसा है दोस्तों। उड़ीसा में दोस्तों हमने एक बंदरगाह पढ़ा है, कौन सा दोस्तों? पारादीप। पारादीप कल मैंने बताया था दोस्तों आप लोगों को। और फिर यहाँ पे दोस्तों दो बंदरगाह पड़े पश्चिम बंगाल में, एक यहाँ पे दोस्तों कोलकाता, कोलकाता, और दूसरा दोस्तों हुगली बंदरगाह। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बंदरगाह थे दोस्तों, जो 13 बड़े बंदरगाह। अगर मैं इनकी बात करूँ तो दोस्तों देखिए, ये पश्चिमी तट पर देखिए कितने बंदरगाह, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बंदरगाह जो हैं वो पश्चिमी तट पर हैं और 7 बंदरगाह जो हैं वो पूर्वी तट पर। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी अगर पूछ ले कि निम्नलिखित में से, मान लीजिए 4 बंदरगाह दे दिए और पूछा निम्नलिखित में से कौन कौन से पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह है, तो आपको ये याद होना चाहिए कि ये पश्चिमी तट के हैं, क्योंकि जब आपको स्टेट वाइज याद होंगे तो जाहिर से आप अंदाजा लगा ही लेंगे कि ये पश्चिमी तट के हैं और ये पूर्वी तट के हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तट बताया था मैंने कल। आज दोस्तों इसके आगे का, आज यानी इनके डिटेल्स को पढ़ना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज हमको इनका डिटेल्स पढ़ना है। ठीक है, तो डिटेल्स की अगर मैं बात करूं तो एक एक बंदरगाह के बारे में हम लोग लिखेंगे। कल दोस्तों ये सारी चीज़ें हम लोग कर चुके थे। देखिए मैं इनको डिवीज़न करके पढ़ाता, कैसे? मैं बताता कि पश्चिमी तट के प्रमुख बंदरगाह, तो मैं लिखा था कांडला, मुंबई, नासा, सेवा, मोर्मू, गोवा, न्यू मंगलोर, कोचीन। फिर मैं लिखा था पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह, कोलकाता, हुगली, पारादीप। तो चलिए ऐसे में हम लोग ऐसे कर ही लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको लिखना, आप लिखिएगा, मैं हेडिंग डलवा रहा हूँ आपको ऐसे डालिएगा पश्चिमी तट पर स्थित भारत के 6 बड़े बंदरगाह, ऐसे लिख लीजिए, बहुत सही रहेगा। 6 बड़े बंदरगाह, ये हेडिंग डाल लीजिए और इसके बाद फिर एक एक बंदरगाह हम लोग लिखते चलेंगे। 6 बड़े बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित भारत के 6 बड़े बंदरगाह। पश्चिमी तट पर स्थित भारत के 6 बड़े बंदरगाह, ये हो गया हेडिंग दोस्तों हमारी। इसके बाद इसके अंदर हम लोग लिखेंगे अब एक एक। अब दोस्तों तो 6 पश्चिमी तट पर स्थित है, ये भी एक ही जगह पर लिख लिया, और फिर 7 जो बचेंगे दोस्तों वो पूर्वी तट पर, और एक दोस्तों अलग से हम लोग पोर्ट ब्लेयर को पढ़ लेंगे। तो ये कुल 13 बड़े बंदरगाह हो जाएंगे। 14वां ये पोर्ट ब्लेयर है जो अभी बना है रिसेंटली, तो उसको भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये हो जाएगी दोस्तों हमारी बात, इनको हम लोग कर लेंगे तो हमारा दोस्तों क्या क्या होते हैं, पोर्ट यानी बंदरगाह से संबंधित जो भी चीज़ रहेगी वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग एक काम और भी, देखिए यहाँ पे क्या होगा, जिनकी डिटेल्स जरूरी होगी दोस्तों हम लोग उन्हीं की डिटेल्स लिखेंगे, अदरवाइज और किसी की डिटेल्स नहीं है तो नहीं। जैसे कि तूतीकोरन, तो तूतीकोरन के लिए बस इतना ही जरूरी कि तमिलनाडु में बस। एन्नोर के बारे में थोड़ा लिखना रहेगा। चेन्नई के बारे में बस इतना जानना है कि ये जो है भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, ये जानना है। विशाखापत्तनम फिर दोस्तों इसके बारे में लिखना पड़ेगा। पारादीप जैसे जानना है बस कि ये कहाँ पर है, उड़ीसा में है। हुगली के बारे में बस जानना है कि ये कहाँ पर है, कलकत्ता में, सॉरी पश्चिम बंगाल में है। और ये कोलकाता बंदरगाह के बारे में 1-2 पॉइंट लिखने। ठीक है दोस्तों, तो किन्हीं के सबके बारे में लिखना है हमको, सबके बारे में नहीं लिखना है, और जिनका इंपॉर्टेंस दोस्तों उन्हीं के बारे में लिखेंगे, कुछ अलग से जो फैक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। पहला बंदरगाह जो हमारा है दोस्तों, कौन सा दोस्तों, कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह, ये हेडिंग रहेगी दोस्तों।
दोस्तों मैं बता दूं, जो भी दोस्तों नया हो तो थोड़ा पेशेंस बना के रखें। सारी चीज़ें आपको यहीं मिल जाएंगी, कहीं भी आपको जाना नहीं है। बस खाली आपको, आप अगर ऐसा सोच के आए होंगे कि हमें लिखना ना पड़े और क्या कहते हैं बस हमको ऐसे पका मिल जाए, तो आप यहाँ निराश हो सकते हैं। बट मैं ये गारंटी दे रहा हूँ कि आप जब मेरे साथ ऐसा करेंगे, जैसे ये बनाया मैंने, आपको बना लेना चाहिए, फिर मैं जो लिखा हूँ आपको लिख लें, तो मैं आपको बता दूँ ज्योग्राफी में आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ मिल जाएंगी, आपको कहीं से कुछ करना नहीं रहेगा। तो क्या है, अब देखिए जैसे कि क्या, मान लीजिए हम यहाँ पे आएँ और थोड़ा थोड़ा पढ़ा के निकल जाएँ, तो वो हमारे लिए तो बेनिफिट है, हमारा तो क्लास खत्म हो जाएगा, जल्दी सिलेबस भी खत्म हो जाए, बट आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्वेश्चन ही नहीं होंगे सॉल्व, तो प्रॉब्लम आपको होगी। तो ऐसा पढ़िए एक बार कि आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा टाइम लीजिए, टाइम टेकिंग लगेगा भले ही, बट आपका एक बार जब आप पढ़ चुके होंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्यूशन आपका हो जाएगा, सॉल्व मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ये आपका पर्पस होना चाहिए। टाइम तो लगेगा ही भाई, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे थोड़ा टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी के चक्कर में क्या होता है फिर वो जल्दी जल्दी रह ही जाता है कुछ चीज़ें। ठीक है दोस्तों, तो वो इस वजह से मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, वरना मुझे भी क्या दोस्तों, मैं आराम से स्पीड पढ़ाने में मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं जिस तरह आपने अगर देखा होगा तो नदी को लगभग मैंने 10 या 11 क्लासें नदियों पे ली है। आप यूट्यूब पे जाके देख लीजिएगा, किसी भी 2 या 3 क्लास से ज़्यादा किसी ने आज तक नदियों पे, रिवर्स पे नहीं ली होगी। मैंने हर रिवर पर कम से कम 2 क्लास ली है। यानी अगर कावेरी नदी के बारे में पढ़ा है तो कावेरी नदी पे 2 क्लास, कृष्णा नदी अगर मैंने पढ़ा है तो कृष्णा नदी पे 2 क्लास। तो आप सोच लीजिए कितना डिटेल्स हमने किया होगा। डिटेल्स का मतलब ये नहीं कि उसमें एकदम भर मार के, जो इम्पोर्टेंस था, जितना ज़रूरी था उतना हम लोगों ने पढ़ा और अच्छे से पढ़ा। इस वजह से थोड़ा हमारा कोर्स जो है लंबा खींच रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि आपको एक ही जगह सारी सॉल्यूशंस मिल जाए, आप अच्छे से पढ़ें। आपको अगर एक बार पढ़ लें तो आप क्वेश्चन वहाँ से आता है तो आप कर लें, ये हमारा पर्पस है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हमारे साथ लिखिए दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम इसकी पहला फैक्ट के अगर हम बात करें इस पर पहला, तो ये सबसे पहले तो ये बात हमको पता होना चाहिए कहाँ पर है दोस्तों, गुजरात में। आपको ऐसे डायग्राम बना के दोस्तों ऐसे ही बना लेना चाहिए, जो भी नए हैं और जो पुराने हैं वो तो जानते ही हैं, ऐसे ही बना लेना चाहिए था दोस्तों। इसमें आपको करना क्या है, पहला फैक्ट आप यह है, यह गुजरात की, पहला आपको फैक्ट इसमें लिखना है, यह गुजरात के कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी पर स्थित या कच्छ की खाड़ी पर स्थित ज्वारीय बंदरगाह है। ये मैं अलग से इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पूछा जाता है, ज्वारीय बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, ये इसका पहला फैक्ट हो गया, ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, ज्वारीय बंदरगाह का मतलब क्या होता है, ज्वार एवं जो भाटा आते हैं, समुद्र की जो लहरें ऊपर उठती हैं फिर नीचे गिर जाती हैं, उसी की वजह से उसको ज्वारीय बंदरगाह बोलते हैं। और ये नमक उत्पादन के लिए ये जो बंदरगाह दोस्तों है, ये नमक निर्यात के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अगर हम बात करें तो इस चीज़ पे। दूसरा दोस्तों इसमें लिखना है, भारत सरकार ने इस क्षेत्र को, भारत सरकार ने इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर रखा है। मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित, ये पॉइंट थोड़ा मैं समझाता हूँ, अभी आपको लिख लीजिए। भारत सरकार ने इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर रखा है, ये इस पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर रखा है। देखिए मुक्त व्यापार क्षेत्र का मतलब क्या होता है, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री, सॉरी दोस्तों आज एंशिएंट हिस्ट्री पता नहीं मेरे मुंह से क्यों ज़्यादा निकल रही है, तो अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा दोस्तों, तो मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप पढ़ते हैं तो अंग्रेजों की एक पॉलिसी पढ़ते हैं, मुक्त व्यापार नीति, है ना। मुक्त व्यापार नीति में क्या होता था दोस्तों, आप चाहे अंग्रेज थे दोस्तों, है ना, अंग्रेजी जो व्यापारी थे वो भारत से चाहे निर्यात करें, यानी इंग्लैंड से कोई सामान भारत में बेचने के लिए ला रहे हैं तो भी उन पर टैक्स नहीं लगता था, और भारत से अगर कोई भी सामान वो इंग्लैंड ले जाते थे तब भी उन पर कोई टैक्स नहीं लगता था। तो यही जो था, उन्होंने इसी को उनकी इसी पॉलिसी को दोस्तों मुक्त व्यापार क्षेत्र, है ना, मुक्त व्यापार पॉलिसी बोला जाता था। इसी तरह दोस्तों ये भी है, अगर आप भारत में इस बंदरगाह के द्वारा, है ना, बंदरगाह के द्वारा अगर आप व्यापार करते हैं तो आपको कोई भी टैक्स, कोई भी कंट्री का देश, कोई भी कंट्री का
मैंने माल आ रहा है इस बंदरगाह पे अगर उतरेगा तो उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और या अगर वो इस बंदरगाह से सामान लेकर जा रहा है तो उसको भी कोई टैक्स, यानी चुंगी जो एक तरीके से होता था, चुंगी टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा, ये जान लीजिए। तो इसीलिए इसको मुक्त व्यापार क्षेत्र ये होता है दोस्तों। ये एक पॉलिसी होती है उस क्षेत्र के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों, ये एक पॉलिसी होती है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में क्या हो रहा है कोई क्षेत्र जो है वो व्यापार की दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से अगर वो हतोत्साहित हो रहा है तो दोस्तों उसको बढ़ावा देने के लिए क्या करती है सरकार दोस्तों, मुक्त व्यापार क्षेत्र की पॉलिसी अपनाती है। उससे क्या हो जाता है कि दोस्तों मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं अदर देश, अगर जैसे आपने मान लीजिए ब्रिटेन में कोई प्रोडक्ट बनाया, उसका मान लीजिए प्रोडक्शन कॉस्ट 100 रुपये है, ठीक है दोस्तों, और उसका आने जाने का, अगर आने का खर्चा मान लीजिए भारत तक आने का खर्चा मान लीजिए 10 रुपये, तो वो 110 रुपये हो जा रहा है। फिर उसके बाद उस पर किसी, आप जब मान लीजिए खर्चा तो लगा, फिर आप किसी देश में जब जाएंगे, यानी भारत में जब जाएंगे बेचने के लिए, तो भारत को आपको चुंगी टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए 110 रुपये हो गए, 10 रुपये और उस पर टैक्स लग गया तो वो होगा 120 रुपये उस पर होगा प्रोडक्ट, यानी उस प्रोडक्ट मतलब जो वो प्रोडक्ट है उसका जो मतलब प्राइस है दोस्तों वो कितना हो जाएगा, 120 रुपये हो जाएगा। बट अभी मान लीजिए मुक्त व्यापार क्षेत्र का पॉलिसी लागू है, यानी मुक्त व्यापार जो है कि जो पॉलिसी है वो लागू है किसी क्षेत्र पर। अब आप अगर उस पर ले जा रहे हैं तो यानी 110 रुपये आपका जो लगा 110 ही लगेगा, आपको चुंगी टैक्स नहीं लगेगा, यानी 120 ज़्यादा बड़ा महंगा हो गया, 10 रुपये हमारा बच जाए, यानी वो क्या हो जाएगा, सामान सस्ता हो जाएगा। सामान सस्ता होगा तो दोस्तों क्या होगा, उसकी बाजार में डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ेगी तो दोस्तों उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो ये कुछ इकोनॉमिक्स जो फैक्टर होते हैं, आप जब इकोनॉमी पढ़ेंगे दोस्तों वो आप लोग जान जाएंगे। बट यहाँ पे मेरा पर्पस यही था दोस्तों समझाने का आपको कि मुक्त व्यापार क्षेत्र होता क्या है। आप जब आप आधुनिक भारत कभी मुझे पढ़ाने का मौका आपको मिलेगा तब मैं आपको ये पॉलिसी बहुत अच्छे समझाऊंगा कि इससे क्या बेनिफिट। बाद में अंग्रेजों ने इसको हटा भी दिया था, बट पढ़ेंगे उसको, अभी ये समझना जरूरी था, तो इतना इसके बारे में जाना जरूरी था, ठीक है दोस्तों। तो यानी भारत सरकार ने इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर रखा है। समझ में आ गया ये बात को। इसमें देखो एक अगर आप बुक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होता है कि यहाँ से ये वस्तुएं निर्यात की जाती है, ये वस्तुएं आयात आती हैं, तो वो आपको जानने की जरूरत नहीं है। आप अगर बुक हो आपके पास तो आप पढ़ लें, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों नहीं आता है कि कौन सी जगह से कौन सा वस्तु निर्यात किया जाता है, कौन सी वस्तु आयात की जाती है। बट मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आप यहाँ पे अब जैसे गुजरात पढ़ना है, गुजरात कौन सा है, ज्वारीय नमक उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस, तो यहाँ से नमक निर्यात होता है। कपास के लिए बहुत प्राचीन काल से ही दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में ही सबसे पहले कपास का प्रमाण मिला है दोस्तों, पढ़े हैं हम लोग हिस्ट्री में। तो कपास तो पहले से ही उत्पादन के में ये गुजरात था, तो यानी कपास का निर्यात होता है। क्रूड ऑयल है ना, यहाँ से इसका निर्यात होता है। तो ये कुछ प्रोडक्ट है जिनका यहाँ से निर्यात होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको वो लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, बट आपको इसके बारे में 2 फैक्ट याद रखना था। यह गुजरात के कच्छ की खाड़ी पर स्थित ज्वारीय बंदरगाह है सबसे पहले। दूसरा यह है भारत सरकार ने इसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर रखा है। ये भारत का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ भारत सरकार ने मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित कर रखा है, ये बंदरगाह, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना। और मुक्त व्यापार क्षेत्र होता क्या ये मैंने बता दिया दोस्तों। आयात निर्यात पर कोई कर नहीं लगता, बस इतना जान लीजिए, ठीक है। ये आप लोग पॉइंट नोट कीजिए दीदी फटाफट, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ और दोस्तों और, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों कांडला बंदरगाह के बारे में। फटाफट लिखिए दोस्तों, मेरे साथ साथ समझते चलिए और लिखते चलिए, ठीक है। तो मैं इसको मिटा लूँ दोस्तों। अब हम लोग दोस्तों दूसरा जो है कांडला की बात हो गई, दूसरी दोस्तों मुंबई बंदरगाह। दूसरा बंदरगाह दोस्तों है मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, ठीक है दोस्तों। इसमें पहला पॉइंट क्या है, यह सालसेट, अभी मैं बताऊंगा सालसेट, बस आप लिख लीजिए पहले। यह सालसेट द्वीप पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है, एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो अभी तक मैंने जितने हम लोगों ने 2 बंदरगाह पढ़े हैं, दोनों कौन से हैं दोस्तों, प्राकृतिक बंदरगाह। यह सालसेट द्वीप, यह सालसेट द्वीप पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। पहला फैक्ट ये लिख लीजिए, फिर इसके बाद समझाऊंगा, अभी दोनों लिख लीजिए पहले। दूसरा आपको क्या लिखना है, दूसरा आपको लिखना है दोस्तों, दूसरा है यहाँ से भारत का
सबसे अधिक आयात निर्यात होता है। यहाँ से भारत का सबसे अधिक आयात निर्यात होता है। यानी ये भारत का एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जहाँ से सबसे ज़्यादा आयात निर्यात, यानी अगर हम इसकी फैक्ट की बात करें कि कितने, तो भारत के लगभग 20% जो व्यापार है ना इसी बंदरगाह से होता है। यानी भारत के पूरे बंदरगाहों में से उसका होल अगर निकाला जाए तो उसका 20% जो आयात निर्यात होता है वो दोस्तों इसी बंदरगाह से होता है। यानी ये यातायात के जो जल मार्ग द्वारा यातायात के जो संचालन के द्वारा है ना, संचालन है सबसे ज़्यादा इसी बंदरगाह से होता है। तो ये याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से भारत का सबसे अधिक आयात निर्यात होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेते कि भारत का निम्नलिखित कौन सा ऐसा बंदरगाह है जिससे सबसे अधिक आयात निर्यात होता है। तो दोस्तों वो कौन सा है दोस्तों, मुंबई बंदरगाह है। अगर मैं इसकी बात करूँ कितना दोस्तों, तो 20% दोस्तों, 20% पूरे भारत के जो आयात निर्यात का जो होता है बंदरगाहों द्वारा, उसका 20% सिर्फ दोस्तों इसी बंदरगाह से होता है। ठीक है दोस्तों, तो 2 पॉइंट इसमें आपको इंपॉर्टेंट याद रखने थे। और इसकी अगर मैं बात करूँ यहाँ से क्या निर्यात आयात निर्यात होता है, तो कपास है, खाद्य तेल है, ठीक है दोस्तों, नमक है और भी चीज़, और ठीक है, तो ये कच्चा तेल है, ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ से आयात निर्यात होती है। आप बुक में पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वो लिखने की जरूरत नहीं, इसीलिए मैं उनको नहीं लिखा रहा हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा बर्डन नहीं सब जरूरी है, जितना जरूरी दोस्तों उतना ही इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, हाँ दोस्तों, दूसरा पॉइंट तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब दोस्तों हम आते हैं सालसेट द्वीप, या सालसेट द्वीप पर स्थित एक प्राकृतिक बंदर। हालांकि मैं लिखा के छोड़ दूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर, बट आपको मैं यहाँ पे एक सालसेट द्वीप का नाम आया तो आपको मैं बता देता हूँ। सालसेट द्वीप दोस्तों मुंबई में है, मुंबई में है। जैसे अगर आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में जब आप पढ़ेंगे डचों को, तो डचों ने दोस्तों पश्चिमी तट पर जो ये बंदर पश्चिमी तट है जैसे ये, तो यहीं पे दोस्तों आपको सालसेट है, बसीन है, ये जो क्षेत्र थे दोस्तों ये पहले पुर्तगालियों के अंडर में थे। बाद में पुर्तगालियों से दोस्तों डचों ने छीना, डचों से दोस्तों ये अंग्रेजों के पास गए। ठीक है ना दोस्तों, डचों से दोस्तों मराठों ने छीना था। मराठों ने कैसे छीना था, अगर मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, अगर आप कभी पूछते हैं तो मराठों में एक सेनापति था दोस्तों, उसका नाम था अंगरनिया, जिसको कहा जाता है समुद्र का शिवाजी। दोस्तों आप पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ेंगे तब आपको मिल जाएगा। तो क्या था, समुद्र ये डचों से इन्होंने छीन लिया, क्योंकि उस समय डच कमजोर हो रहे थे धीरे धीरे। तो सालसेट एवं बसिन पहले डचों से मराठों ने छीना। मराठों में जो उसके सेनापति का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको समुद्र का शिवाजी कहा जाता है। उनके नाम पर दोस्तों अंग्रिया नाम पर अंग्रिया क्रूज भी चलाया गया है महाराष्ट्र में, तो वो दोस्तों इसीलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ दोस्तों, फिर डचों से दोस्तों सॉरी दोस्तों, फिर मराठों से दोस्तों अंग्रेजों ने ले लिया। अंग्रेजों से किसने ली थी दोस्तों, वो क्या कहती, रघुनाथ राव और दोस्तों अंग्रेज के जो मुंबई का जो जो गवर्नर था, उनके बीच में दोस्तों एक संधि हुई थी जिसको सूरत की संधि बोलते हैं। सूरत की संधि द्वारा दोस्तों क्या हुई थी, इनको दोस्तों ये क्षेत्र मराठों से अंग्रेजों को प्राप्त हो गया था। ये इतना इंपॉर्टेंट बस जरूरी है दोस्तों। अब इसके बाद हम लोग जो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे दोस्तों मैं पढ़ा दूंगा आपको, बट अभी जितना जरूरी उतना जानिए। तो यह सालसेट द्वीप पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है, यहाँ से भारत का सबसे अधिक आयात निर्यात होता है। दोस्तों मैं बता दूं, मेरा हिस्ट्री तो फेवरेट सब्जेक्ट है, मगर मेरा ज्योग्राफी भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए मैं पढ़ाता हूँ हिस्ट्री तो, ठीक है, बट मैं पढ़ाऊँगा अगर मौका मिलेगा। इसको ख़त्म करूँगा तब शुरू करूँगा, बट अभी ये जान लीजिए। तो दोस्तों ये 2 फैक्ट इसके हैं, आपको ये याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो हो गया ना, डाल दूं। फिर इसके बाद दोस्तों नावा सेवा। अब नावा सेवा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि यह भारत का प्रथम कृत्रिम, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों तीसरा हम अगर हमारी बात करें तो नावा सेवा है दोस्तों, नावा सेवा बंदरगाह, ठीक है दोस्तों, नावा सेवा बंदरगाह। इसमें दोस्तों पहला फैक्ट तो यही है, इसका नया नाम दोस्तों, इसका नया नाम क्या नाम है दोस्तों नया इसका, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है ना, पहला फैक्ट। दूसरा, यह भारत का
सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। तो यह सबसे बड़ा दोस्तों कृत्रिम बंदरगाह है, यह भारत का सबसे बड़ा दोस्तों कृत्रिम बंदरगाह है। इसके बारे में ये दो पॉइंट फैक्ट हो गया दोस्तों। क्या है दोस्तों? यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है, दूसरा। और फिर मैंने तीसरा इसमें एक अगर फैक्ट बताऊं तो इसको मैंने बताया था कि नावा सेवा बंदरगाह इसलिए बनाया गया क्योंकि मुंबई जो बंदरगाह है उस पर भार बहुत ज़्यादा पड़ता था, बहुत ज़्यादा लोड हो जाता था, क्योंकि मुंबई पहले से ही महानगर है एक दोस्तों, और वहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा ट्रेड होता है। तो इस वजह से दोस्तों उसके भार को कम करने के लिए, मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए दोस्तों नावा सेवा बंदरगाह बनाया गया है दोस्तों। तो ये दो फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट। तीसरा फैक्ट अगर आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, इस बंदरगाह का निर्माण मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया है। लिख लीजिए दोस्तों, अगर आपको लिखना है, वैसे लिख लीजिए तो ज़्यादा ही सही रहेगा। इस बंदरगाह का निर्माण दोस्तों मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया है। ये फैक्ट है, इस बंदरगाह का निर्माण मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया है। तीसरा फैक्ट ये रहेगा दोस्तों, इसका नया नाम ये है, यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये आधुनिक बंदरगाह भी है, इसको बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। फिर इसके बाद दोस्तों मर्मू गोवा, तो इसके बारे में कुछ नहीं लिखना है, इसके बारे में बस इतना जानना है कि यह गोवा में स्थित है। ठीक है दोस्तों। न्यू मंगलोर के बारे में भी दोस्तों आपको कुछ नहीं लिखना है। देखिए न्यू मंगलोर के बारे में आपको कुछ लिखना नहीं है, बट आपको मैं एक एडिशन चीज़ बता देता हूँ, क्या कि न्यू मंगलोर से दोस्तों आपका अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों, ये कहाँ पे दोस्तों? आप कर्नाटक में है। कर्नाटक में मैंने आपको 4 पहाड़ियाँ पढ़ाई थी दोस्तों, कौन कौन सी दोस्तों आपको पता हो तो बाबा बुदन, मुल्यानगिरी, कुद्रेमुख और दोस्तों ब्रह्मगिरी, 4 पहाड़ियाँ पढ़ाई थी, याद हो तो दोस्तों। तो 4 पहाड़ियों में दोस्तों पुराने जो भी हैं उनमें से दोस्तों कुद्रेमुख जो है वो कोयले उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। तो आप अगर मैं अगर कभी भी पूछा जाए कि न्यू मंगलोर से किस का सबसे ज़्यादा निर्यात किया जाता है तो कोयले का, कोयला है दोस्तों, मैग्नीशियम है दोस्तों, इन सब चीज़ों का दोस्तों यहाँ से बहुत ज़्यादा निर्यात किया जाता है न्यू मंगलोर से। ये दोस्तों कोई वो बस इतना ही जानना है कि ये कहाँ पर दोस्तों? कर्नाटक। कोचीन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। ये बंदरगाह दोस्तों बहुत, जब पुर्तगाली जब भारत में आए थे ना तब से ये बंदरगाह दोस्तों है, कोचीन है। कोचीन के पास में ही दोस्तों आपका एक बंदरगाह में और बोलना कालीकट दोस्तों, कालीकट में ही तो पहली बार बंदरगाह वास्को डी गामा आके उतरा था। ठीक है ना दोस्तों। कोचीन दोस्तों बहुत पुराना बंदरगाह है दोस्तों, और ये लगभग आधुनिक भारत में दोस्तों ये पुर्तगालियों का बहुत फेमस रहा भी है। और इसको कोचीन को दोस्तों डचों से, दोस्तों पुर्तगाली से डचों ने छीना था दोस्तों। मैं मॉडर्न हिस्ट्री भी यहाँ बताते चल रहा हूँ आपको कि किसने किससे छीना था। ठीक है, तो कोचीन को दोस्तों पुर्तगाली से डचों ने छीना, और फिर डचों से दोस्तों अंग्रेजों ने छीन लिया। तो ये आ जाता है कोचीन। कोचीन बंदरगाह के बारे में दोस्तों लिखना है, तो आप चलिए लिखिए दोस्तों। पहले ये हो गया ना दोस्तों, हाँ ठीक है। तो चलिए अब आते हैं हम लोग कोचीन बंदरगाह। आराम से पढ़िए दोस्तों आप लोग, आपको सब चीज़ें एक ही जगह मिल जाएंगी। कहाँ पे क्या लिंक करना है मैं आपको वहाँ बताते चलूँगा, बट आपको बस बने रहना मेरे साथ। फिर दोस्तों आते हैं, हम बात करते हैं कोचीन बंदरगाह। और अगर आपको कुछ और लगे जो सुधार होना चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। कुछ कुछ चाहिए अगर पढ़ने के लिए तो बताइए, इस सब्जेक्ट को ख़त्म करने के बाद क्या पढ़ना चाहेंगे आप लोग दोस्तों, वो भी बता सकते हैं। कोचीन बंदरगाह दोस्तों, कोचीन बंदरगाह में दोस्तों पहला फैक्ट तो ये रखना है, इसे अरब सागर की रानी, इसे नाम है दोस्तों इसका, इसे अरब सागर की रानी, अरब सागर की रानी। मैं भी बताता हूँ इसको, इसका रानी क्यों कहा जाता है। अरब सागर की रानी, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, इंग्लिश में लिखना होगा, लिख लीजिए दोस्तों, पैराग्राफ के अंदर, ब्रैकेट के अंदर लिख लीजिए, क्वीन ऑफ द अरेबियन सी, अरेबियन सी। ठीक है दोस्तों, इसे अरब सागर की रानी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है, के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। इसे अरब सागर की रानी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता है। अभी लिख लीजिए दोस्तों, मैं इसको बताऊंगा अभी आपको। ठीक है दोस्तों। दूसरा दोस्तों इसमें फैक्ट है दोस्तों, अगर आप ना, ठीक है, फिर इसमें इसको एक और शब्द से नाम से जाना था, पूर्व का वेनिस। क्या दोस्तों? पूर्व का वेनिस
है ना। इसी बंदरगाह को दोस्तों पूर्व का वेनिस कहा जाने वाला यह बंदरगाह केरल यह बंदरगाह केरल में वेम्बनाड, कौन सा दोस्तों, वेम्बनाड झील पढ़ाई है ना मैंने दोस्तों, वेम्बनाड झील पर स्थित वेलिंगटन द्वीप, बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने बताया था ये नौकायन प्रतियोगिता के लिए। वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। पूर्व का वेनिस कहा जाने वाला यह बंदरगाह केरल में वेम्बनाड झील पर स्थित वेलिंगटन द्वीप पर स्थित है। यानी वेम्बनाड झील मैंने पढ़ा चुका हूं दोस्तों। वेलिंगटन द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले बताया था। ये राष्ट्रीय नौकायन प्रतियोगिता जो होती है वो वेलिंगटन द्वीप पर ही होती है। दूसरा मैंने इसको बताया था, यहाँ पे NH-47A राष्ट्रीय मार्ग है ना, राष्ट्रीय नेशनल हाईवे जिसको बोलते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है, जो भारत का सबसे छोटा मार्ग है वो यहीं पर स्थित है। ये मैं पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। झील में मैंने पढ़ाया था, किस झील में, वेम्बनाड झील, जब मैं पढ़ा रहा था। तो पूर्व का वेनिस कहा जाने वाला यह बंदरगाह केरल में वेम्बनाड झील पर स्थित वेलिंगटन द्वीप पर स्थित। तो केरल में स्थित है, ये तो कोई दिक्कत नहीं, कोचिन, ठीक है दोस्तों। तो ये दो फैक्ट है। और हाँ दोस्तों, अगर मैं बात करूँ इससे किस चीज़ का निर्यात किया जा सकता होगा, तो आप जानते हैं केरल किस लिए फेमस है, मसालों के लिए। पुर्तगाली जो थे यहाँ मसाले ही तो व्यापार करने के लिए आए थे, मसाले। और दूसरा दोस्तों चाय है, कॉफ़ी है। तो इनका जो दोस्तों ये निर्यात यहाँ से होता है इसका, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हाँ, मैं इसको बताना चाह रहा था, ये क्या कहते हैं, अरब सागर की रानी। देखो क्यों इसको अरब सागर की रानी दोस्तों, जब पुर्तगाली आए थे तब से ही कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पुर्तगालियों ने जब पहली बार जैसे पुर्तगाली यहाँ पर आए थे, कालीकट पे उतरा वास्को डी गामा, तो उस समय उससे पहले दोस्तों अरबों का यहाँ पे अरब जो व्यापारी थे उनका व्यापार होता था। क्योंकि भारत का हमारा ऐसा तो है नहीं कि भारत का हमारा यूरोप से पहली बार ही संपर्क स्थापित हुआ वास्को डी गामा के आने से पहले। हमारा यूरोप में पहले से ही रोमन साम्राज्य जब था तब से भी हमारा जो दोस्तों यूरोप से संपर्क था। बट यूरोप को हमारी सामान पहले भी जाया करती थी दोस्तों, ऐसा नहीं कि वो अचानक आ गए थे, उनको नीड तब पड़ी। मैं बता देता हूँ क्या हुआ था कि अरब व्यापारी क्या करते थे, यहाँ से सामान ले जाकर भूमध्य सागर को पार करने के बाद इटली और जो क्या कहते हैं ये पुर्तगाल में, ठीक है दोस्तों, इटली और जिसको इतालियन व्यापारी आपको बुकों में लिखा हुआ मिलेगा। तो इटली के व्यापारियों को बेचते थे। और इटली के व्यापारी दोस्तों पूरे यूरोप में दोस्तों उस सामान को या मसाले को पूरे यूरोप में बेचते थे। बट क्या हुआ कि फिर इसके बाद में क्या हुआ, मुस्लिम साम्राज्य जो है ना, उसने क्या किया, ये जो क्षेत्र है, इस जो हमारा जो क्या कहते हैं व्यापार का जो मार्ग था इनका यूरोप का, ये बाधित कर दिया। इसी नीड की वजह से फिर क्या हुआ, इन लोगों ने भारत की खोज की, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको आगे। तो जब पुर्तगाली यहाँ पर आए पहली बार, तो वो आए थे कालीकट पर दोस्तों। तो कालीकट में हमने बताया कि यूरोप के दोस्तों अरब व्यापारी तो पहले से, तो जिसमें चुलिया संप्रदाय है, मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है, चुलिया संप्रदाय था। और ठीक है दोस्तों, तो वो क्या करते थे, यहाँ पे व्यापार होता था उनका। तो भाई अब पुर्तगाली जिनको अरब यूरोपियन जिनको दोस्तों वो लोग खुद व्यापार सामान ले जाकर उनको बेचते थे, अगर वो डायरेक्ट क्या करेंगे, आके भारत से व्यापार करने लगेंगे, तो अरब व्यापारियों का तो जो धंधा, जो व्यापार का जो पूरा स्ट्रक्चर वो नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया था, ये जो वास्को डी गामा का विरोध किया था। तो फिर वास्को डी गामा को तो फिर क्या हुआ कि यहाँ पर जो राजा थे जामोरिन, जिनकी पैतृक उपाधि हिंदू राजा थे, उन्होंने दोस्तों इनको संरक्षण दिया और आके यहाँ पे कहा ठीक है आप आइए। बट फिर भी उन व्यापारियों के दबाव के कारण क्या हुआ, इनको जो अपना व्यापार का जो केंद्र है उठा के दोस्तों कोचीन ले जाना पड़ा। कालीकट से दोस्तों ये कहाँ गए, कोचीन आ गए। फिर उन्होंने कोचीन को ही अपना मुख्य हेडक्वार्टर बनाया, जब तक गोवा नहीं बना दोस्तों। फिर इसके बाद 1510 में दोस्तों अल्बुकर्क ने गोवा जीता। फिर इसके बाद नूनू डी कोना ने 1531 के बाद दोस्तों गोवा को अपनी मुख्य केंद्र बना लिया। तो तब से ये दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। और आप लोग जैसे जानते होंगे कि पुर्तगाली है ना, पहले ऐसे मतलब जो साम्राज्य निर्माता थे जिन्होंने समुद्र पर कर लगाया था, है ना, ब्लू वाटर पॉलिसी आपने पढ़ी होगी, ठीक है दोस्तों,
अल्फासो सॉरी दोस्तों फ्रांसिस अल्मीडा की दोस्तों, अल्मीडा ने दोस्तों क्या की थी, फ्रांसिसो डी अल्मीडा ने क्या किया था दोस्तों, ब्लू वाटर पॉलिसी लगाई थी। तो उसी के वजह से दोस्तों क्या होता है, उन्होंने क्या कहा था कि हमारे समुद्र क्षेत्र से अगर कोई भी व्यापार करना चाहता है, मतलब जो भी जहाज लेकर जाएगा उसको क्या करेगा, उसको कारते से लेना पड़ेगा। सर ये दोस्तों सॉरी, ये दोस्तों सब मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, हालांकि मैं बता तो तभी से दोस्तों ये कोचिन बंदरगाह हो गया था, बस इतना जान लीजिए। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब जानेंगे उसको। तो ये भी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थी दोस्तों। हमें लग रहा है एटलीस्ट टाइम हो रहा है दोस्तों, तो हम लोग इससे आगे दोस्तों कल करेंगे, बट अभी आप लोग ये पहले नोट करिए, फिर इस पर हम लोग आगे बात करते हैं क्या करना है। ठीक है दोस्तों, तो लिखिए फटाफट 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 लिख दिए, और फिर हम लोग इसके आगे का दोस्तों कल करेंगे, बट कुछ बात है जो आपको रुकेंगे। तो हो गया है ना दोस्तों, तो आप लोग लिख लिए होंगे। तो दोस्तों इसके आगे का दोस्तों हम लोग कल करेंगे, क्योंकि अब टाइम हो चुका है दोस्तों। हाँ दोस्तों, अगर मेरी क्लास आप लोगों को अच्छी लगी हो दोस्तों, तो आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरों को शेयर भी करें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दोस्तों बताएं कि यहाँ पर इस तरह की इस क्लास चल रही है, ताकि हम और भी आप लोगों के लिए अच्छा कर सकें। और हाँ, आप लोगों का कोई मतलब जैसे कि बोलने से या जो यहाँ पे कुछ नई कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप बता सकते हैं मुझे, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जुड़ने के लिए मेरे साथ दोस्तों धन्यवाद, और दोस्तों इसी के साथ हम लोग कल मिलेंगे दोस्तों। बाय, धन्यवाद।